मुझे चौक पे ले जाके खंबे से बांध के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। ये बाबा साहब का कोर्ट था। मैं आज इस धरती पे लखनऊ के खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी में परिवारवाद कभी नहीं आएगा। मैं इस बात का इस मंच से ऐलान करता हूं, मेरी बात को याद रखें। आजाद समाज पार्टी में एक ही पैमाना होगा आगे बढ़ने के लिए, वो होगा व्यक्ति का कर्म। जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना त्याग करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितनी अच्छा शक्ति से काम करेगा और जो लगातार काम करता रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजाद समाज पार्टी में निरंतर तरक्की करता रहेगा। उसके हितों की रक्षा की गारंटी आजाद समाज पार्टी का मंच देता। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। हमने लखनऊ में मुस्लिम समस्या और समाधान के नाम से कार्यक्रम किया और मैं आपको गारंटी देता हूं पिछले 25-30 सालों में इस नाम से कोई कार्यक्रम, लखनऊ छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। क्योंकि करंट लगता है मुसलमानों का नाम लेने पे, मुसलमानों का नाम लेने पे करंट लगता है। उनकी समस्या तो बहुत दूर की बात है और समाधान तो आप छोड़ ही दो। जैसे समाधान कर दिया तो कुछ लोगों की तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। जो लोग राजनीतिक दुकान चला रहे हैं मुसलमानों के आधार पर, उनकी तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी अगर समस्या का समाधान हो गया। मतलब अगर मुसलमान यहां उसको इंसान जैसी जिंदगी और इज्जत सम्मान मिलने लगा, हक अधिकार मिलने लगे, उनके साथ जुर्म ज्यादती बंद होगी, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अपमान बंद हो गया, तो मैं कह रहा हूं कुछ लोग तो राजनीति खत्म ही हो जाएगी, घर बैठ जाएंगे। वो कार्यक्रम किया तो तय हुआ, आज एक मेरे भाई यहां नहीं है, हमें तय हुआ कि हम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे और हमने प्रदेश की टीम से बात की। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ कि तिथि तय हुई तो दूसरी पार्टी ने रैली की तारीख तय कर दी और हम नहीं चाहते कभी हम लोग इस तरह से बटे हुए दिखाई दे एक दूसरे के विरोध में, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। तो हमने अपना कार्यक्रम पीछे ले लिया। तमाम तरह की आलोचना की गई कि डर गए, वैसे डरते वरते तो भैया हम किसी से नहीं है। हम इस सरकार से नहीं डरते। आप लोग तो ना सत्ता में ना विपक्ष में, आप समझो आपसे तो क्या डरेंगे। हम संविधान के विरोध में जाने से डरते हैं। मैं बाबा साहब की कोटेशन पढ़ूंगा। जब पूना पैक्ट हो रहा था, बाबा साहब ने कहा था, उनको समझाया गया, मनाया गया, डराया, तो बाबा साहब ने कहा आप मुझे चौक पे ले जाके खंबे से बांध के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। ये बाबा साहब का कोर्ट था। मैं आज इस धरती पे लखनऊ के खड़े होकर कह रहा हूं, महाराजा लाखन पारसी की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, यहां मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा और किसी सुख के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मैं जब तक जीऊंगा बहुजन समाज के हक अधिकारों की राजनीति करूंगा, इस बात को आप याद रखना। और सत्ता मेरे जेब में नहीं है। अगर सत्ता मेरे जेब में होती या मुझे व्यक्तिगत कहीं से सत्ता लानी पड़ती, तो अगर मुझे हजारों लोगों के ऊपर से भी गुजरना पड़ता तो मैं सत्ता लाके आपके पैरों में रख देता। ये लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र होता और तलवार के दम पे सत्ता आती तो मैं उस लड़ाई को भी लड़ता आपके लिए। मेरी बात को गौर से सुनना आप। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है और कलम से और वोट से शक्ति मिलेगी, इसलिए ये लड़ाई में जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करोगे, अपना रोल अदा नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते। और जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठा ली, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आजाद समाज पार्टी भीमार में जैसा कार्यकर्ता किसी पार्टी पे नहीं है। आज के समय में देश की किसी पार्टी के पास इतना मजबूत और ताकतवर कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता नहीं। बस वो अपनी जिम्मेदारी समझ ले। जैसे वो मेरी एक आवाज पे पता नहीं कहां से आता है, उड़ता रहता है, इधर भी दौड़ता है उधर भी दौड़ता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कहता कहां से आगे। अगर वो बस मेरे कहे से जो बात मैं कहता वो भी करना शुरू कर दे तो सारी बात ठीक हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, अब आते हैं पिछड़े वर्ग सम्मेलन पे। तो भाई मैं जब पढ़ रहा था, इस पूरे उसको समझ रहा था, तो मैंने वर्ण व्यवस्था पढ़ी, फिर जाति व्यवस्था पढ़ी। आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। कुछ मैं उस तरह के सोर्स लाया हूं आपको बताने के लिए कि आपकी समझ में आए। और बहुत सारी जो इस समय जो राजनीति चल रही है उस पर भी मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन पहले महत्वपूर्ण बात जिससे आपको और जिस वजह से मैंने आपसे आग्रह किया आने का, और जिसको सुनना है आपको,
समझना है, क्योंकि आज समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि 1928 में बंबई प्रांत के गवर्नर महोदय मिस्टर OBH स्टार्ट, जो ICS थे नाम के एक अधिकारी की अध्यक्षता में पिछड़ी जातियों के लिए एक कमेटी नियुक्त हुई। इस कमेटी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही शूद्र वर्ग की जुड़ी जातियों को अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से संबोधित किया। एक बात। दूसरी बात, मैं तो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जातियां हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई है। जातियां इंसानों को बांटने के लिए बनाई गई है, वैचारिक रूप से धर्म और तमाम तरह की चीजें, वो क्योंकि जीवन जीने की पत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जातियां नहीं हो सकती। जातियां जानवरों में तो हो सकती हैं, प्रजातियां भी जानवरों में हो सकती है, लेकिन इंसानों में नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही प्रक्रिया से बच्चा पैदा होता है और उसको बचपन में जब वो छोटा होता है, या यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप अगर आपको नाम ना बताया जाए, पीछे का सरनेम ना बताया जाए, तो आप नहीं बता सकते, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कि किस जाति का है। अगर उसके नाम के पीछे पाल ना लगाओ, प्रजापति ना लगाओ, कश्यप ना लगाओ, मौर्य ना लगाओ, शाक्य ना लगाओ, बिंद ना लगाओ, राजभर ना लगाओ, केवट ना लगाओ, जाट ना लगाओ, गुजर ना लगाओ, यादव ना लगाओ, लोधी ना लगाओ, अगर ये सब चीजें नहीं लगी, जाटा ना लगाओ, सोनकर ना लगाओ, धानुक ना लगाओ, पटेल ना लगाओ, अगर ये सब चीजें, राजपूत ना लगाओ, गोत्र के रूप में शर्मा, चौबे, छब्बे, दूबे, ये ना लगाओ, तो आप नहीं बता सकते, श्रीवास्तव ना लगाओ कि ये आदमी किस जाति का है, क्योंकि कोई इस जाति को नापने का कोई पैमाना, पैरामीटर इस देश में नहीं है। जब हम बताते हैं कि मैं संजीव पाल हूं, मैं सुनील चौधरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं, मैं जेड हूं, तब हमें पता लगता है कि ये आदमी कौन। तो हमारे महापुरुषों ने जातियां नहीं बनाई, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये 40 मिनट मेरी है, उसके बाद तो जिंदाबाद। होता क्या है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी, जैसे मैं किसी बात को आपको समझा रहा हूं, अचानक से कोई और बोलेगा, आपका ध्यान दूर चला जाएगा, तो मेरी बात का जो प्रभाव या आप तक जो पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाएगी। आपने इसका जनरल वो समझो, स्कूल आपने देखा है ना, जब टीचर पढ़ाता है, दो बच्चे अगर आपस में बात करते हैं, इधर उधर देखते हो या फोन यूज करते हो, तो टीचर अगर उनसे पूछ ले कि भाई बताओ मैंने क्या पढ़ा है, तो वो फिर उनका ध्यान ही नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके मनोभाव को समझता हूं, आपके प्यार को समझता हूं, लेकिन अभी आप मेरे ऊपर ये कृपा करें कि मुझे सुने। यही आपका सबसे बड़ा प्रेम है आज के समय में। मैं वॉलंटियर बहनों का अपनी बहुत धन्यवाद दूंगा, ये बड़ा काम कर दिया है हमारी टीम ने, बहनों को वॉलंटियर बना दिया, ये बड़ा काम है, मैं इसके लिए आभारी। वॉलंटियर भाइयों का भी, बहनों का ज्यादा। तो प्यारे साथियों, तो लेकिन ये जो फ्रैक्शन बनाए गए हैं, व्यवस्था में जो बनाए गए हैं, संविधान से पहले जो व्यवस्था थी, जिसको हम लोग मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उसका प्रभाव तो अभी भी दिखता है। लेकिन उस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण बनाए गए, शूद्र बनाया गया, और शूद्र को कुछ आइडेंटिफाई किया गया है, बताया गया है उस समय की उसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जैसे उच्च वर्ण की जाति आती थी, वैसे ही बैकवर्ड क्लास में सबसे पिछड़ी अछूत बनाए गए जातियों और आदिवासी समुदाय को समाविष्ट किया गया, और ऐसे ही अदर बैकवर्ड क्लास में शूद्र वर्ण की जातियों को रखा गया। प्यारे साथियों, मैं शूद्रों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। नौजवानों को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि भूत चढ़ा हुआ है, धर्म का भूत बहुत बड़े पैमाने पे हमारे लोगों को चढ़ा हुआ है, कि जो पुराना संविधान था उन्होंने शूद्रों पे कुछ बैन लगाए। क्या? शूद्र का स्थान वर्ण व्यवस्था में अंतिम रखा गया। शूद्र अपवित्र है, अतएव उसके सम्मुख अथवा उसको सुनकर कोई वैदिक कर्म नहीं हो सकता है। शूद्र को वह सम्मान नहीं है जो अन्य वर्णों को है।
शूद्र के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। शूद्र का वर्त ब्राह्मण बिना धन दिए कर सकता है, यदि कुछ देना पड़े तो वह नगण्य है। शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको पढ़ाना पाप है तथा अपराध है। शूद्र ब्राह्मणों से वाद विवाद नहीं कर सकता है। धन कमाने की शक्ति रखते हुए भी शूद्र को धन अर्जन करने का अधिकार नहीं। शूद्र कोई जायदाद या संपत्ति नहीं रख सकता, और ब्राह्मण जब चाहे उस शूद्र की सब संपत्ति जब्त कर सकता है। शूद्र को कोई राजपद प्राप्त नहीं हो सकता। शूद्र का कर्तव्य ऊंची जातियों की सेवा करना मात्र है, इसलिए वह पैदा हुआ है, इसी में उसकी मुक्ति है। शूद्र के साथ किसी उच्च वर्ण स्त्री की शादी नहीं हो सकती। शूद्र की हत्या करने का कोई पाप नहीं है। शूद्र जन्म से दास है, सर्वदा दास ही बना रहेगा। और इस शूद्र में कौन आता है? जिनकी कुर्सियां बाद में धुलती है वो भी फिर कहते हैं कि भाई हम भी शूद्र हैं, जब उनकी कुर्सियां धो दी जाती। आप ये समझो, आज का बैकवर्ड क्लास, कर्षक जातियां, अति पिछड़ी जातियां, और जैसे रामेश्वर पवन जी कह रहे थे कि सारा शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब सब इसी बैकवर्ड क्लास में, शूद्र में आता है आज के परिप्रेक्ष्य में। और इनके लिए उस संविधान में इतनी पाबंदियां थी। और मैं सोचता हूं कि क्या कारण रहा होगा कि इन्होंने इस गुलामी से मुक्ति नहीं ली, इनको ये गुलामी महसूस नहीं हुई। इसका एकमात्र कारण मुझे नजर आता है अशिक्षा, कि सबसे बड़ा अपराध यह हुआ कि उन्होंने पढ़ने का अधिकार हमारे लोगों से छीन लिया। जब पढ़ेंगे नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। जब मैं जानता ही नहीं कि ये कानून मेरे लिए है या नहीं है, या मेरा हित इसमें है या नहीं है, तो मुझे समझ आता है शिक्षा इसके बीच में सबसे बड़ा कारक रहा है। तो प्यारे साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए हम सब लोगों को कि हमारे महापुरुषों ने, संत गाडगे महाराज से लेके बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, तमाम हमारे महापुरुषों ने क्यों कहा कि शिक्षा शेरडी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्यों इशारा किया? उसका एकमात्र कारण यह है कि लंबे समय में शिक्षा से वंचित रह गया। और मैं नौजवानों से अपील करते हुए कहूंगा, किसी की मत मानो, किसी किताब की मत मानो, पढ़ो, तर्क की कसौटी पर जाओ, और फिर आप ज्ञान करके देखो तो आपको एहसास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, या जो किताबों में लिखा गलत है, या जो आपको आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा वो गलत है। आपको समझ आएगा। प्यारे साथियों, मैं जब इस देश के इतिहास को देखता हूं तो मुझे अपने बच्चों की परवाह न करते हुए, अपने परिवार से अपमान सह के और अपनी जान की परवाह न करते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले दिखाई देती है, मां सावित्रीबाई फूले दिखाई देती है, जो हमें शिक्षा का अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको घर से निकाल दिया गया। हमें पेरियार लड़ई यादव और ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर दिखाई देते हैं, जो हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर करते नजर आ रहे हैं। फिर हमें आरक्षण के जनक यानी कि सामाजिक न्याय के प्रोधा के रूप में छत्रपति साहू जी महाराज दिखाई देते हैं। प्यारे साथियों, ब्रह्मानंद लोधी जी हो, रामसुभ वर्मा हो, बाबू जगदेव प्रसाद हो, जननायक कपूरी ठाकुर हो, संतराम बीए प्रजापति हो, बाबू शिवदयाल चौरसिया हो, ये कौन है? ये कौन है? ये वही ओबीसी समाज है, वर्ण व्यवस्था का शूद्र, और आज की कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में अदर बैकवर्ड क्लास, जिनको सदियों तक हमारे भाई, हमारा ही परिवार, जिनको सदियों तक जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार सहना पड़ा। तो जब हम ये आंदोलन चलाते हैं और अपने महापुरुषों की विचारधारा पर बात करते हैं, मैं मानता हूं बाबा साहब अंबेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। पहले तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु कबीर, और तीसरे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके बाबा साहब ने हमारी मुक्ति का रास्ता खोला। अगर छत्रपति साहू जी महाराज प्रयास नहीं करते तो बाबा साहब को इस लड़ाई को लड़ने में काफी समय लग जाता।
इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो आज का बहुजन समाज है ये हमारा ही परिवार है। बस इतने जातियों के बाद गोत्र इस तरह से तोड़ा गया है कि जातियों में भी गोत्र बना दिए गए। जैसे भाटी जी बैठे हैं, इनके यहाँ भाटी है, कसाना है, नागर हैं, पवार है, इतने गोत्र बनाए गए हैं। जातियों में भी इतने विभाजन किए गए हैं कि ये कभी जुड़ ही ना पाए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं आज के इस परिप्रेक्ष्य में और आज इस मंच से कि ये बहुजन समाज हमारा परिवार है। आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज के हर एक वर्ग, जाति की हर एक वर्ग की, हर अंतिम कार्यकर्ता की पार्टी है। जो इस मंच तक पहुंचने के पैसे जिसके पास जेब में नहीं है, इस कार्यक्रम में पहुंचने के पैसे नहीं है, हर एक व्यक्ति का उतना ही अधिकार आजाद समाज पार्टी काशीराम का पे है जितना मेरा और आप सब लोग का, हर कार्यकर्ता का उतना अधिकार है जो मेहनत कर रहा है। चाहे वो इस मंच पर है, चाहे वो सामने है, चाहे वो घर पे बैठ के सुन रहा है, चाहे वो किसी खेतों में काम कर रहा है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो पान का खोखा चला रहा है, वो कहीं भी है, चाहे वो सिपाही के रूप में नौकरी कर रहा है, चाहे वो दरोगा के रूप में नौकरी कर रहा है, चाहे वो तहसीलदार के रूप में नौकरी कर रहा है, वो कहीं भी कोई भी काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, हर उस व्यक्ति का, हर उस बहन का, उस मां का उतना अधिकार आजाद समाज पार्टी में जितना मेरा है।